समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन इतिहास आपकी गलती का बेसब्री से इंतजार करता है ताकि वो कह सके, देखा मैंने तो पहले ही बताया था। दुनिया इस बात को अच्छे से समझती है, इसीलिए कुछ लोग दोनों की कद्र करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ना समय की कद्र करते हैं और ना इतिहास की। उनका हश्र बांग्लादेश जैसा होता है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से जबरदस्त हिंसा हो रही है। कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से भीड़ बेकाबू है। हादी ने शेख हसीना को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो भारत की जमीन पर कब्जे की बात करता था। उसने पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी भी दी थी, लेकिन 12 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने उसको गोली मार दी। 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादी के समर्थक उसकी हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे हैं। तब से उन्मादी भीड़ भारत के डिप्लोमेटिक संस्थानों में घुसने की कोशिश कर रही है। भारत के खिलाफ सरेआम जहर उगला जा रहा है। इसके अलावा कई जाने माने अखबारों के दफ्तरों को फूंका गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब के पैतृक घर को बुलडोजर लगाकर ढहाया गया है। एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की विभत्स तरीके से हत्या हुई है। उनकी हत्या में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी भी भारत सरकार के दबाव और चौतरफा हो रही आलोचना के बाद हुई है, वरना तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वो हिंसा की कड़ी निंदा कर सो जाती है। जब तक वो जगती है तब तक आग और फैल चुकी होती है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो यूनुस सरकार इस साजिश में शामिल है या उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में शांति आए। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जड़ें दशकों गहरी हैं। ये स्थिति अचानक नहीं बनी है, ये कई वर्षों की राजनीतिक और सामाजिक विफलता का नतीजा है। इसको समझने के लिए हमें 4 फैक्टर्स पर गौर करना होगा। नंबर 1, सुप्रीम लीडर्स। बांग्लादेश दिसंबर 1971 में अलग मुल्क बना। शेख मुजीबुर रहमान आज़ादी की लड़ाई के नायक थे। आगे का रास्ता उन्हीं को तय करना था। शेख मुजीब ने 1972 में नया संविधान बनाया और 1973 में पहला चुनाव भी करा दिया। इस चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को प्रचंड बहुमत मिला। शेख मुजीब प्रधानमंत्री बन गए। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सरकार चलाने लगे। यहां तक तो सब ठीक चला, लेकिन 2 बरस बाद ही शेख मुजीब का मन बदलने लगा। वो भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए। इकोनॉमी बद से बदतर हो रही थी। उन्हें डर हुआ कि उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। इसी डर से उन्होंने जनवरी 1975 में संविधान संशोधन कराया और संसदीय लोकतंत्र हटाकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। उन्होंने राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बना दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। शेख मुजीब ने 1 पार्टी सिस्टम भी लागू किया। विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने बैन लगा दिया और मीडिया को पालतू बना लिया। इससे हुआ ये कि पूरी सरकार उनके इर्द गिर्द केंद्रित हो गई। इसके चलते संस्थाएं कमजोर होने लगीं और उनका कोई लोकतांत्रिक विकल्प नहीं बचा। जब अगस्त 1975 में सेना के एक धड़े ने शेख मुजीब और उनके परिवार की हत्या कर दी, तब बांग्लादेश के अंदर उसका बहुत कम विरोध हुआ। नए शासकों ने शेख मुजीब की गलती से सबक नहीं लिया। उन्हें निरंकुश सत्ता का स्वाद पसंद आ गया था। अगले 16 वर्ष मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बीते। एक व्यक्ति को हटाकर पूरी सरकार पर कब्जा किया जा सकता था। इस धारणा से कई और तख्तापलट हुई। फिर 1991 में लोकतांत्रिक तरीके से आम चुनाव कराए गए। सैन्य तानाशाही खत्म हुई। संसदीय लोकतंत्र को भी वापस लाया गया, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला। वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रही। पहले खालिदा जिया और बाद में शेख हसीना इसकी मिसाल बनी। शेख हसीना को 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। तब से उन्होंने लगातार 4 चुनाव जीते। कई चुनाव ऐसे थे जिनका विपक्ष ने पूरी तरह बायकॉट किया। उन पर धांधली और विपक्ष को परेशान करने के आरोप भी लगे, मगर हसीना ने इन शंकाओं को दूर नहीं किया, बल्कि उनका जोर सरकार और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहा। इस चक्कर में सेकेंड लाइन की लीडरशिप भी तैयार नहीं हुई, ना तो सरकार के अंदर और ना ही उनकी पार्टी के अंदर। इसका खामियाजा देखिए। अगस्त 2024 में हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से बांग्लादेश में उनकी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो शेख हसीना के बिना अवामी लीग को रास्ता दिखा सके, कम से कम आम लोगों को एकजुट कर सके। सोचिए, ये उस पार्टी का हाल है जिसने जनवरी 2024 के चुनाव में 300 में से 224 सीटें जीती थी। यही हाल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का है। अब तक ये पार्टी खालिदा जिया पर केंद्रित थी। खालिदा बीमार हैं तो उनके बेटे तारिक रहमान का इंतजार हो रहा है। अगर बीएनपी अगला चुनाव जीती तो रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनसे भी सच्चे लोकतंत्र की उम्मीद रखना बेईमानी होगी। बांग्लादेश में कोई भी सरकार बने, सुप्रीम लीडर्स का
पैटर्न बरकरार रहने वाला है और एक को हटाकर सत्ता हासिल करने का लालच और खेल भी। अब आते हैं फैक्टर नंबर 2 पर, इस्लामी कट्टरपंथ। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी बांग्लादेश जमाते इस्लामी BJI है। इसको आप जमाते इस्लामी की फ्रेंचाइजी कह सकते हैं। जमाते इस्लामी 1941 में सैयद अला मौदूदी ने बनाई थी। मौदूदी भारत के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन अलग मकसद से। वो हकीमिया का प्रचार करते थे। उनका मानना था कि संप्रभुता की चाबी अल्लाह के पास है, इंसानों के पास नहीं। इसलिए पूरी दुनिया में इस्लामी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। तब मौदूदी पाकिस्तान चले गए। वहां उन्होंने जमाते इस्लामी पाकिस्तान बनाई। इसका मुख्यालय लाहौर था, लेकिन इसकी पैठ पूर्वी पाकिस्तान में भी थी। 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा और स्वायत्तता के लिए आंदोलन शुरू हुआ। जमात ने इसका जमकर विरोध किया। वे इसे इस्लाम के लिए दंश मानते थे। जब 1971 में आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें जमात ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया। मुक्ति संग्राम में लगभग 30 लाख लोगों की जान गई, 2 लाख औरतों के साथ बलात्कार हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। इस अत्याचार में जमाते इस्लामी बराबर का अपराधी थी। उसके प्रॉक्सी गुट और कई बड़े नेता युद्ध अपराध में शामिल थे। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीब ने जमात पर बैन लगा दिया, लेकिन युद्ध अपराध के दोषियों को ठीक सजा नहीं मिल पाई। जमात के ज्यादातर नेता या तो पाकिस्तान भाग चुके थे या अंडरग्राउंड हो गए थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्हें फिर से पनपने का मौका मिला। 1977 में जियाउर रहमान की सरकार ने संविधान से सेकुलरिज्म का सिद्धांत निकाल लिया। इससे इस्लामी पार्टियों का रास्ता साफ हो गया था। तब पुरानी जमात के नेताओं ने बांग्लादेश जमाते इस्लामी BJI बनाई। भले ही इसने नया नाम रख लिया था और नई व्यवस्था के हिसाब से ढलने का वादा किया हो, मगर वैचारिक तौर पर उसकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति ही रही। फिर 2001 में खालिदा जिया जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने जमात को भी सरकार में शामिल किया। जमात के कई नेता मंत्री बन गए। उन्हें अपने प्रचार प्रसार में सिस्टम का साथ मिल गया था। इस दौर में जमात सबसे तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन 2009 में उन्हें तब झटका लगा जब शेख हसीना दोबारा प्रधानमंत्री कुर्सी पर आईं। उन्होंने 1971 वॉर के दोषियों को सजा दिलाने के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICT बनाया। ICT ने जमात के कई नेताओं को दोषी ठहराया। कईयों को मौत की सजा भी हुई। उनमें से एक मोतियुर रहमान निजामी तो खालिदा जिया की सरकार में मंत्री रह चुका था। फांसी के वक्त वो जमात का चीफ था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमात का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया था। उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इस तरह उसका राजनीतिक दखल कम किया गया। शेख हसीना कोई परफेक्ट लीडर नहीं थी। उनके खिलाफ भी मानवाधिकार उल्लंघन और तानाशाही बरतने के आरोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथ को काबू करके रखा। हर देश में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा अराजकता फैलाना चाहते हैं। उनको कंट्रोल में रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। शेख हसीना ने यह काम बखूबी किया, इसलिए वो जमात की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वे मौके का इंतजार ही कर रहे थे। ये मौका जुलाई 2024 में मिला, जब बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट शुरू हुई। इस प्रोटेस्ट में खाद पानी जमात नहीं दिया था। हसीना के जाने का उसको फायदा भी मिला। पार्टी पर लगा बैन हटा, जेल में बंद उसके नेता बाहर आए और अंतरिम सरकार पर उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। जमाते इस्लामी बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के प्रति वफादार है। वो 1971 के मुक्ति संग्राम को खारिज करती आई है। वे बंग बंधु शेख मुजीब को इस्लाम विरोधी मानते हैं। उनका मकसद बांग्लादेश को इस्लामी मुल्क बनाना है। 2024 के छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी NCP पर उसका प्रभाव साफ दिखता है। NCP की कथनी और करनी काफी हद तक जमात से मेल खाती है। बहुत संभावना है कि फरवरी 2026 में जमात और NCP मिलकर सरकार बनाए। उस स्थिति में इस्लामी कट्टरपंथ और बढ़ेगा। जो भी हो रहा है, आगे उसका संस्थागत रूप दिख सकता है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। कैसा इतिहास, कौन सा इतिहास। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जो कुकर्म किए थे, उसका खुलासा एंथनी मैस्करनस ने एक आर्टिकल में किया था। उनके आर्टिकल का टाइटल एक शब्द का था, जेनोसाइड, यानी नरसंहार। ये 13 जून 1971 को ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स में छपा था। इसमें एंथनी ने बताया था कि पाकिस्तानी सेना किस तरह बंगाली मुस्लिमों, विद्रोही सैनिकों और हिंदुओं को बेरहमी से मार रही थी। एंथनी ने एक जगह लिखा है, एक गिलास दूध पर मौत की सजा तय हो रही थी। मुझे पता चला कि 2 कैदी हिंदू हैं, तीसरा एक छात्र है और चौथा अवामी लीग का कार्यकर्ता। उनके ऊपर चोरी का इल्जाम था। कुछ घंटे बाद रस्सी से बंधी उनकी लाश एक मैदान में मिली। ये बस एक घटना है, ऐसी हजारों कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। पाकिस्तानी सेना बस मजे के लिए लोगों को मार रही थी। वे दूसरी कौम के लोगों को अशुद्ध मानते थे और उन्हें मिटाने पर आमादा थे।
मुक्ति संग्राम के दौरान 2 लाख से अधिक महिलाओं का बलात्कार भी हुआ। जब शेख मुजीब सत्ता में आए, उन्होंने उन महिलाओं को वीरांगना यानी बहादुर स्त्री का दर्जा दिया। उनका मकसद उन्हें स्वीकार्यता दिलाना था, मगर समाज ने अधिकतर महिलाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश को नरसंहार, बलात्कार, लूट और पलायन का दंश पाकिस्तान ने दिया। बांग्ला भाषा और बंगाली संस्कृति को पाकिस्तान मिटा रहा था। वो पाकिस्तान ही था जिसने फाइनल सॉल्यूशन की बात की थी, और उसी पाकिस्तान के सरेंडर के बाद बांग्लादेश नया मुल्क बना। लेकिन आज के दिन वही पाकिस्तान बांग्लादेश का चहेता है। बांग्लादेश 1971 की जातियों को भुलाने के लिए भी तैयार है, जबकि आज़ादी दिलाने वाला भारत उनके लिए दुश्मन बन गया है। बांग्लादेश के नए निज़ाम के पाकिस्तान प्रेम की सबसे बड़ी कड़ी भारत विरोध से जुड़ी है। पाकिस्तान से ना तो बांग्लादेश की कोई सीमा लगी है, ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री या इकोनॉमी बहुत आगे है, और ना ही ट्रेड के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर है। पाकिस्तान की खुद की अर्थव्यवस्था लोन पर चल रही है, यानी पाकिस्तान के पास बांग्लादेश को ऑफर करने के लिए सिर्फ आतंकवाद और भारत का नुकसान है। एक और चीज, शेख हसीना के विरोधी उनको भारत का एजेंट मानते हैं। उनका सपोर्ट बेस एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर ही टिका है। इसके लिए वे इतिहास को भुलाने से परहेज नहीं करेंगे। अब चौथे और आखिरी फैक्टर को समझते हैं, यह है रेजिम चेंज का। शेख हसीना के तख्तापलट में पश्चिमी देशों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के साथ जो हुआ वो अलग अलग देशों में पहले भी हुआ है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पर सवाल उठाए गए। इसके जरिए हसीना सरकार की लेजिटिमेसी को चुनौती दी गई। पश्चिमी देशों की ताकत वहां भी दिखती है जहां मॉरलिटी तय करने की बात आती है। इसके पीछे एक इकोसिस्टम काम करता है, जिसमें मीडिया, एनजीओ, मानवाधिकार संगठन जैसे कई स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप वेस्ट के दोस्त हैं तो आपके हर गुनाह को भुला दिया जाएगा, आपसे होने वाले फायदे गिनाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़े दाएं बाएं होंगे, आपको लोकतंत्र का दुश्मन बताया जाएगा। धीरे धीरे आपको पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित कर दिया जाएगा। इसके कई उदाहरण हैं। शेख हसीना के साथ भी वही हुआ, लेकिन उनको हटाने वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आनन फानन में मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी दी गई, मगर वो गुड फॉर नथिंग है। यूनुस ना तो कट्टरपंथी ताकतों को काबू कर पाए हैं, ना उनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, और ना उनके पास कोई फ्यूचर प्लान ही है। उन्होंने आम चुनाव के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है। इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां मैदान में दिख रही हैं। एक तरफ जमात इस्लामी बांग्लादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी है, तो दूसरी तरफ खालिदा जिया वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है। जमात और एनसीपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मगर बीएनपी ने पिछले कुछ समय से अलग रूट पकड़ा हुआ है। उसने कई मौकों पर जमात की आलोचना भी की है और धर्म की राजनीति का विरोध किया है। बीएनपी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात भी कर रहा है, लेकिन जमात और एनसीपी ऐसी पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगी, इस पर संदेह है। बीएनपी को दूर रखने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस स्थिति में सिविल वॉर की आशंका भी बढ़ सकती है। अभी तक हमने जिन फैक्टर्स पर बात की उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली बात, बांग्लादेश के नेताओं ने सुप्रीम बनने की चाह में सेकेंड लाइन की लीडरशिप को खड़े नहीं होने दिया। जब व्यक्ति गया तो उसके साथ साथ पूरा साम्राज्य ढह गया। ऐसा राजा महाराजाओं के दौर में होता था। बांग्लादेश में ये लोकतंत्र के नाम पर हुआ। दूसरी बात, बांग्लादेश के पास 1971 में कट्टरपंथ को खत्म करने का मौका था, मगर वे उसको भुना नहीं पाए। बाद के दौर में पार्टियों ने अपने फायदे के लिए कट्टरपंथियों को शह दी। धीरे धीरे वे समाज के अंदर घुस गए और उन्हें दूर रखना मुश्किल होता गया। तीसरी बात, बांग्लादेश में कई ऐसे गुट हैं जिन्होंने मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। वे बांग्लादेश बनने से खुश नहीं थे। बाद में लोकलाज में उन्होंने दिखावा किया, मगर पाकिस्तान के प्रति उनकी वफादारी बनी रही। शेख हसीना के जाने के बाद ऐसे लोग खुलकर बाहर आए हैं। चौथी बात, शेख हसीना के तख्तापलट से पश्चिमी देशों के हित जुड़े थे। उन्होंने हसीना को हटाने के लिए सारे तिकड़म अपनाए, मगर उनका मोहरा ठीक से नहीं चल पाया। अब वे अपने लोगों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आगे स्थिति और अराजक हो सकती है। एक और जरूरी बात, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उससे भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए। पॉइंट 1, बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। 5 राज्यों की जमीनी सीमा बांग्लादेश से लगी है। अगर वहां हिंसा बढ़ती है तो लोगों का पलायन बढ़ सकता है। इसके चलते भारत में शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। उनके लिए घर, भोजन, दवा और सुरक्षा की व्यवस्था भारत को करनी होगी। इसका सीधा असर भारत के संसाधन और खजाने पर पड़ेगा। पॉइंट 2, बांग्लादेश में लगभग 8% हिंदू हैं। ये संख्या 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। जब भी बांग्लादेश में हिंसा होती है, सबसे पहले हिंदू ही निशाने पर होते हैं। अगर हिंसा बढ़ती है तो भारत सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनेगा। पॉइंट 3, भारत का उत्तरी बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव है। पश्चिम में पाकिस्तान से दुश्मनी चलती रहती है। मई में छोटी सी जंग भी हो चुकी है। पूर्वी बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण थी, मगर शेख हसीना के जाने के बाद माहौल हॉस्टाइल
हो गया है। बांग्लादेशी नेता बार बार पूर्वोत्तर राज्यों और चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, मगर इन धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉइंट 4, बांग्लादेश में आईएसआई का दखल लगातार बढ़ रहा है। आईएसआई बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए कर सकती है। उसने अतीत में ऐसा किया भी है। भारत को इस वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की नजर फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव पर भी होनी चाहिए और बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए कि ये चुनाव फ्री और फेयर हो। अगर इसमें अवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कैंपेन शुरू किया जा सकता है। चुनाव को गैर लोकतांत्रिक और पक्षपाती बताकर विरोध जताया जा सकता है या नई सरकार को एंगेज करके अपने हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन यह तभी होगा बशर्ते कि चुनाव शांति से संपन्न हो जाए। भारत को शेख हसीना एपिसोड से सबक लेने की भी जरूरत है। हमें एक नेता पर निर्भर होने के बजाय अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपसी संबंध प्रभावित ना हो। अभी जैसे हालात हैं, भारत की सीमा में मिसएडवेंचर की गुंजाइश बढ़ गई है। उस स्थिति में भारत को निर्णायक जवाब देने का विकल्प खुला रखना चाहिए। ये वेट एंड वॉच से ज्यादा एक्ट करने का समय है ताकि बहुत देर ना हो जाए और बांग्लादेशी हुक्मरानों की अकर्मण्यता का नुकसान भारत को ना उठाना पड़े। क्या बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद अभी भी बची है? भारत को बांग्लादेश से कैसे डील करना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। न्यूज़ पिंच देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसे शूट किया था हमारे साथी तौफीक ने। फिर मिलेंगे, देखते रहिए न्यूज़ पिंच।